हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आज हम बात करेंगे साइबर फ्रॉड की और मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद है, साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। हम देख रहे हैं कि साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक केस को लेकर के हम सावधान होते हैं कि दूसरा केस सामने आता है, नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? वजह यह है कि साइबर क्रिमिनल्स अब समझ चुके हैं कि उन्होंने मेहनत कम करनी है और कम मेहनत में ज़्यादा पैसे बटोरने हैं। दूसरी बात, वो समझ चुके हैं कि कोविड-19 के बाद अब हम एक नए युग में कदम रख चुके हैं जहां पर गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम प्रारंभ हो चुका है। यानी कि स्वर्णिम युग ऑफ साइबर क्राइम शुरू हो चुका है और इस स्वर्णिम युग में आप, मैं, हम सब लोग टारगेट या तो हो चुके हैं या होंगे। जब इस बुनियादी सत्य को हम समझ लेंगे तो काफ़ी हद तक हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि साइबर क्रिमिनल्स आज नए नए पैंतरे अपना रहे हैं आपको टारगेट करने के लिए। एक्चुअली कोविड-19 ने दो देन हमारे जीवन में सदैव के लिए छोड़ दी। एक है डर और दूसरा है पैनिक। हम कोविड के बाद डर जल्दी जाते हैं, हम पैनिक जल्दी कर जाते हैं। ये दो चीज़ों को ही हथियार बनाते हैं। कुछ तो लोगों की लापरवाही होती है। अब हम देख रहे हैं कि एक और नई टेक्निक सामने आई है, स्विम स्वैप, यानी कि आपकी निजी जानकारी उन्होंने हासिल की और टेली ऑपरेटर से नया सिम कार्ड बोल दिया। आपका जो सिम चल रहा होता है फ़ोन में वो स्टॉप हो जाता है, फिर OTP वगैरह उसमें आ जाता है। देखिए, वो एक नया तरीका इसलिए है क्योंकि अगर आप नेग्लिजेंट होंगे और अपनी जानकारी कहीं ना कहीं छोड़ देंगे तो उस जानकारी का इस्तेमाल करते हुए साइबर क्रिमिनल्स आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट करेंगे, आइडेंटिटी को चुराएंगे और आपके कागजों के आधार पर या झूठे कागजों के आधार पर आपके डुप्लीकेट सिम की कॉपी लेंगे। यानी कि वो सर्विस प्रोवाइडर को बताएंगे कि साहब, मैं ही वो व्यक्ति हूँ, ये मेरा आधार कार्ड है और आप प्लीज़ मुझे डुप्लीकेट सिम दे दें, मेरा सिम नहीं चलता। तो जैसे डुप्लीकेट सिम इशू हो जाएगा, आपका सिम काम करना बंद हो जाएगा। ये बिल्कुल नया तरीका है। आप लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है। जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो कमेंट कर सकते हैं कि आप भी क्या इसका शिकार हुए हैं, लेकिन कैसे आप बच सकते हैं। अच्छा सर, अभी मेरी एक दोस्त है, उनके साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने ज्वेलरी खरीदी, क्रेडिट कार्ड अपना स्वाइप करवाया, शाम को ही कॉल आ जाता है कि आप इसे EMI में कन्वर्ट कर दीजिए। इतनी जल्दी कैसे जानकारी पहुंच जाती है? मतलब अभी आपने शॉपिंग की, अभी आपने कार्ड डिटेल्स डाली और शाम तक जो है उनके पास पहुंच गई, विदिन, मतलब आप कह सकते हैं मिनट्स भी कह सकते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि आजकल हम लोग डेटा इकोनॉमी में हैं। आज जो सबसे महत्वपूर्ण करेंसी पैसा नहीं है, वो हमारा डेटा है। तो द मोमेंट हम कुछ भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, उस डेटा को तुरंत मोनेटाइज करते हुए प्लेटफॉर्म्स अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स को आपका डेटा बेचते हैं और फिर उसकी वजह से आपको इस तरह के ऑफर्स आते हैं। और ये तमाम सारी चीज़ें इतने ऑटोमेटेड तरीके से की जाती हैं कि अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जल्द से जल्द समय में आपको तुरंत दोबारा टारगेट किया जाए, नई सर्विसेज प्रदान की जा सकें। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी जानकारी कम से कम ऑनलाइन देनी है। सर, आज के डिजिटल युग में UPI को बढ़ावा इसीलिए दिया गया, डिजिटल पेमेंट को, ताकि लोगों को सहूलियत हो सके, लेकिन नुकसान बहुत हो रहा है। तो कैसे, जब आप अपना कार्ड स्वाइप करते हैं या आप कोई भी ऑनलाइन लेन देन करते हैं, तो जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, चाहे कार्ड नंबर हो, आपका ATM का पिन हो या OTP जो आता है, वो तो आपको डालना ही पड़ता है ना। तो फिर कैसे आप इससे बच सकते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हिमालय चले जाइए और ये डिजिटल इकोसिस्टम को बंद कर दें। मैं ये कह रहा हूँ कि सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। अधिकांश लोग जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो भूल जाते हैं इस बात को चेक करने के लिए कि क्या वो ट्रांजैक्शन सुरक्षित वेबसाइट पर है या असुरक्षित प्लेटफॉर्म पर है। अगर वो प्लेटफॉर्म प्रारंभ होता है केवल HTTP के साथ, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप बता रहे हैं सर। HTTP, तो वो असुरक्षित प्लेटफॉर्म है। आपसे सविनय निवेदन है, आप कृपया इस तरह के HTTP प्लेटफॉर्म पर आप कोई ट्रांजैक्शन ना करिएगा। अगर ट्रांजैक्शन करना है तो आपको सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर करना है जो प्रारंभ होता है HTTPS के साथ। वो S बहुत ज़रूरी है क्योंकि S शो करता है कि सिक्योर है। दूसरी बात, अंधाधुंध होकर लोगों की भेड़ चाल बनकर लोगों की चीज़ों का अनुसरण नहीं करना है। कुछ भी चीज़ देखनी है, कुछ भी ट्रांजैक्शन करना है, पहले आपको खुद तसल्ली करनी है। अब वो समय आ गया है कि हमें दो भावनाओं को, दो कैरेक्टरिस्टिक्स को अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। एक शक और एक कंजूसी। यानी कि हमें शक्की होना पड़ेगा। जो जानकारी हम देख रहे हैं उस पर हम तब तक शक करेंगे जब तक हम स्वयं उसकी पुष्टि ना कर पाएं कि वो सत्य है या नहीं। और दूसरी बात कि हमें कंजूस होना पड़ेगा अपना ही डेटा शेयर करने के लिए। जितने आप कंजूस हो जाएंगे अपना डेटा शेयर करने के लिए और केवल नीड टू नो बेसिस पर शेयर करेंगे, उतना
ज़्यादा अच्छी संभावना हो जाएगी कि आप साइबर क्राइम के शिकार नहीं बनेंगे। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, ये मैं भी नोट कर लेती हूँ, आप भी नोट कर लें कि HTTP और S सिक्योर है। लेकिन सर ये तो वेबसाइट की बात हो गई। हम देख रहे हैं कि कोई भी मैसेज अगर आता है, अगर बैंक से मैसेज आया है, किसी और का मैसेज आया है, वैसे ही बैंक लिखा आता है जनरल मैसेजेस में, तो उससे कैसे पहचान करें कि असली मैसेज है, इस लिंक को खोलना है, या ये नकली मैसेज है? थंब रूल ये है कि साहब आपने कोई भी लिंक आ जाए आपने खोलना ही नहीं, क्योंकि आपने किसी भी लिंक पर क्लिक कर दिया तो हो सकता है वो फिशिंग लिंक होगा और आपको कहीं ना कहीं और दूसरी दिशा में ले जाएगा। मैसेज की पहचान नहीं हो सकती कि असली? देखिए आजकल मैसेज भी लोग जानबूझ के गाइस करके आपको आते हैं, देखने में लगेगा आपके बैंक का मैसेज है। हाँ, वही। जब आप डिटेल में पीछे जाएंगे तो जो दिखता है वो अलग है, जो है वो अलग है। तो हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, तो इसलिए जो दिख रहा है उस पर विश्वास ना करें। और एक चीज जान लीजिए, खोलना ही नहीं है। हाँ जी। लिंक तो खोलना ही नहीं। और एक चीज जान लीजिए कि आपके बैंक ने कभी आपको कोई भी लिंक वाला आपको कोई मैसेज भेजना ही नहीं है, क्योंकि RBI कह रहा है कि साहब इस तरह का कोई मैसेज आप नहीं भेजेंगे। और उसके बाद भी अगर आप लिंक पर क्लिक कर देंगे तो आप फिशिंग का शिकार हो जाएंगे, आपके अकाउंट से पैसे चंपत हो जाएंगे और फिर आप अल्टीमेटली कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ शिकायत करेंगे, लेकिन शिकायत करने का फ़ायदा क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल सर आजकल हम देख रहे हैं कि बैंक के लॉकर्स भी सुरक्षित नहीं है। पहले तो ये था कि आपका जितना पैसा है, सोना खास तौर पे आप लॉकर में रखवाते हैं, सुरक्षित होता है। जो आपकी जीवन की जमा पूंजी है वो सुरक्षित नहीं है, हमने देखा उसमें सेंधमारी हो रही है। अकाउंट में आप ज़्यादा पैसे नहीं रख सकते हैं, घर में हम पैसे नहीं रख सकते हैं, तो आम आदमी क्या करे? आम आदमी थोड़ा कंजूस हो जाए, अपनी जानकारी को नीड टू नो बेसिस पर शेयर करे, अपने पैसे को संजो करके रखिए, कोशिश करिए अपने अकाउंट में बहुत सारा पैसे ना रखें। और अगर आपने रखना भी है तो 2 अकाउंट खोल लीजिए, एक अकाउंट जिससे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे और दूसरा अकाउंट जिससे आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाला अकाउंट है उसमें थोड़े पैसे रखिए, ताकि अगर उसमें दुरुपयोग होता है और पैसे जाते हैं तो कम से कम पैसे जाएंगे, आपका नुकसान कम से कम होगा। दूसरी बात, आप असुरक्षित वेबसाइट पर नहीं जाएंगे तो संभावित तौर पर आप साइबर क्राइम के शिकार बन नहीं सकते। तीसरी बात, बैंक से SMS अलर्ट सेवा ज़रूर ले लीजिए, ताकि हर ट्रांजैक्शन पर आपको SMS अलर्ट मिल जाए कि साहब ये ट्रांजैक्शन हुआ है, कंफर्म करिए। और द मोमेंट आपको लगता है कि ये ट्रांजैक्शन मैंने नहीं किया है तो चुप नहीं बैठना है, आपने रिपोर्ट करनी है। सरकार आज आपको 2 विकल्प दे रही है, आप 1930 पर रिपोर्ट कर सकते हैं, राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, और फ़ोन करके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और दूसरी जो आपको विकल्प है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का, यानी कि cybercrime.gov.in, जहाँ पर जाकर आप घर बैठे हुए ही ऑनलाइन अपनी साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले ही प्रिवेंशन कर लीजिए तो कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और काफ़ी हद तक आपको इन कदमों का अनुसरण नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सर हम देख रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं खासकर वो भी शिकार हो रहे हैं, क्योंकि अब डिजिटल अरेस्ट के हमने बहुत सारे केसेस देखे। फ़ोन करता है कोई CBI का अधिकारी बन के कि आपका बेटा ऐसे फंसा हुआ है, किसी केस में है, फिर उनको डिजिटली अरेस्ट रखा जाता है। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो 1-1, 2-2 दिन तक डिजिटली अरेस्ट रहते हैं, उससे ज़्यादा दिनों तक भी, और सब कुछ गवा बैठते हैं। ऐसे कई केसेस सामने आए हैं। देखिए, डिजिटल अरेस्ट के केस खास तौर पर 2024 में ज़्यादा सामने आए हैं, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स ने एक नया नैरेटिव छोड़ दिया पब्लिक डोमेन में। साइबर क्रिमिनल्स को मालूम था कि 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 नए क्रिमिनल कानून आने लगे हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता भी शामिल है। तो उन्होंने नैरेटिव छोड़ा कि साहब नया कानून आया है, नया कानून अलाउ करता है कि पुलिस आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से गिरफ्तार कर सकती है। अब हम सब जानते हैं कि गिरफ्तार या अरेस्ट करने का जो सिलसिला होता है वो फिजिकल वर्ल्ड में होता है। आप कोई आएगा, आपके घर आएगा, आपको अरेस्ट करेगा। लेकिन उन्होंने नैरेटिव छेड़ा और काफ़ी लोग इस नैरेटिव को मानने लग गए। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप किसी पुलिस अधिकर्मी की यूनिफॉर्म में बंदे को देखते हैं अपने फ़ोन पर, तो एकदम दिल धड़क सा जाता है। हाँ बिल्कुल, पता नहीं कौन आया है, ये आवाज ही सुनते तो लगता है क्या हो गया, क्योंकि हमको शुरू से बचपन से बताया गया है साहब वकीलों से और पुलिस से ध्यान से रहिए, तो इसलिए हम लोग थोड़े घबराते हैं। तो अब एक बार जैसे घबराते हैं तो फिर हम कहीं ना कहीं अपनी सुध बुध भूल जाते हैं कि हमारे पास एक वीटो पावर है, वीटो स्विच है। वीटो स्विच है फ़ोन को डिस्कनेक्ट करना। अगर आपने कोई पुलिस अधिकर्मी को फ़ोन पर वीडियो कॉल करते देखा
तो पहले खतरे की घंटी के साथ आप शिकार होने वाले हैं। बिल्कुल। फोन को डिस्कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि कोई पुलिस अधिकारी आपको ऑफिशियल फंक्शन में अपनी ड्रेस पहने हुए आपको वीडियो कॉल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति छोड़ के जाएगा, उसका इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन लोग डर जाते हैं, डर के बाद वो कहते हैं ना कि वो हर प्रकार के पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन सर हम देख रहे हैं कि आजकल एक और तरीका है कि आपके पास से कॉल आता है और फिर ये बोला जाता है कि आपका दोस्त है वो बात करना चाहता है। जैसे ही आप कॉल मर्ज करते हैं या कुछ बटन दबाते हैं, वो कहते हैं कि मैं कॉन्फ्रेंस पे ले रही हूँ, तो भी फ्रॉड हो रहा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात हमें समझना है कि हमें क्या खास बात है कि हमें लोग विभिन्न प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं। भाई कोई हमारे कॉन्फ्रेंस कॉल क्यों कराएगा? और अगर कोई कराएगा तो आप कॉल आपको बंद करें। आपने कॉन्फ्रेंस कॉल करनी है, आप खुद अपने फ़ोन से कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। कोई दूसरा बंदा करा रहा है तो वो आपकी आंखों में झोल फेंक रहा है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी मलिशियस प्रोग्राम को एक्टिवेट कर रहा है, ताकि कहीं ना कहीं एक्सेस आपके डिवाइस पर हो जाए। एक बार डिवाइस पर एक्सेस होगा, आपका डेटा लिया जाएगा, उसका दुरुपयोग किया जाएगा और आपको साइबर क्राइम का और शिकार आजकल हम देख रहे हैं कि जो ये स्विगी जोमेटो जैसी साइट्स हैं, जब आप खाना ऑर्डर करते हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है। आजकल हर चीज़ में स्कैम है। कौन सी चीज़ है जहाँ पर तो स्कैम सर नहीं ऐसे है? कौन कौन से नए नए तरीके हैं? जैसे डिजिटल अरेस्ट तो हमने देखा भी काफ़ी सारे हैं, पहले बहुत सारे केसेस हुए। लोग एक चीज़ को लेकर के सावधान होते हैं कि ठीक है, कोई अगर सीबीआई ऑफिसर बन के बोल रहा है, बैंक कर्मी बन के बोल रहा है, तो हमें नहीं बात करनी है। लेकिन ये जैसे हमने ये स्विम स्वैप की बात की, दूसरा हमने ये कॉन्फ्रेंस कॉल की बात की, तो इस तरह से और कौन कौन सी नई टेक्निक से, ताकि जो हमारे दर्शक है वो सावधान हो जाएं, जो नए तरीके हैं? दर्शकों को सावधान अब इसलिए भी होना है क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में कदम रख चुके हैं। और जिस तरीके से आप और मैं एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ। साइबर क्रिमिनल्स उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि आजकल डीप फेक संबंधी बहुत सारे नए केसेस आ रहे हैं। डीप फेक एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आप झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाते हैं और वो इतने अच्छे और क्रेडिबल लगते हैं, ऑथेंटिक लगते हैं कि आप अपनी आंखों से देखकर आप निर्णय नहीं ले सकते कि साहब ये झूठ है या क्या ये सच है। तो आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे सामने आ रहे हैं जहाँ पर लोग शिकार हो रहे हैं डीप फेक क्राइम्स के। एक पिता है, उनके ये 7 साल की बच्ची है, रोज़ उनकी स्कूल की वैन उनके घर से लेकर जाती है, बच्ची को वापस लेकर जाती है। रोज़ पिताजी छोड़ते हैं और एक बहुत बड़ी कंपनी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। एक दिन छोड़ते हैं 7:30 बजे, तैयार हो रहे हैं, उन्हें कॉल आता है कि साहब हमने आपकी बेटी को किडनैप कर लिया है और अगर आप अगले 15 मिनट में 15 लाख रुपए नहीं देंगे तो हम 16वें मिनट में आपकी लड़की को मार देंगे। आप ये कहते हैं कि साहब हम तो आपकी बात को मानते नहीं, अपनी लड़की से बात कराइए। वो लड़की से बात कराते हैं, लड़की बिल्ला रही है, रो रही है, फादर को कह रही है पापा मुझे ले जाओ, ये मुझे मार देंगे। जब फादर कन्विंस हो जाते हैं कि साहब मेरी लड़की जो है डेंजर में है, वो नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, नेगोशिएशन संभव नहीं होता, तो 13वें मिनट पर फादर कहते हैं कि चलो मैं 15 लाख रुपए देता हूँ। और वो 15 लाख रुपए देते हैं। उसके बाद फिर लड़की से बात होती है, लड़की थोड़ी बहुत शांत है, चाहती है मुझे लेके जाया जाए। एक लोकेशन डिसाइड होती है और उसके बाद लोकेशन पता होते ही हस्बैंड वाइफ दोनों गाड़ी में जंप करते हैं, आगे जाते हैं। जब वो जा रहे हैं, फादर के दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ। और फिर उसको लगता है कि साहब मुझे अपने स्कूल के प्रिंसिपल को बताना चाहिए। स्कूल के प्रिंसिपल को कॉल करते हैं कि साहब मेरे साथ ये हो गया है, कृपया और लोगों को भी आप सावधान रखिए। प्रिंसिपल कहते हैं आप क्या बात कर रहे हैं, आपकी बच्ची सुबह से ही हमारे पास मौजूद है। तब आभास होता है कि साहब ये जो फादर हैं ये डिजिटल डीप फेक क्राइम के शिकार हो गए हैं। यहाँ पर साइबर क्रिमिनल्स ने कुछ नहीं किया, उस लड़की की वॉइस सैंपल लिया, उसको क्लोन किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, और क्लोनिंग इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक थी कि फादर भी इस बात को लेकर पहचान नहीं पाया कि साहब ये एआई बोल रहा है या मेरी बच्ची बोल रही है। तो मुझे लगता है इस तरह के नए केसेस और सामने आने वाले हैं। तो थंब रूल आ गया है कि आप जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उस पर आपने विश्वास करना ही नहीं है जब तक आप स्वयं इंडिपेंडेंट तौर पर उसकी पुष्टि ना कर पाएं। अगर आप पुष्टि कर पाएंगे तब आप प्लीज रिलाई करिए, वरना कुछ भी मत रिलाई करिए, क्योंकि अब चारों ओर एआई ने एक डीप फेक कह लीजिए, फेक न्यूज़ कह लीजिए, उसका जंजाल हमारे आसपास सराउंड कर दिया है। दायित्व हमारे पर होगा कि हम हर चीज़ को फूंक फूंक के परखें और फिर आगे बढ़ाएं।
बिल्कुल, सब बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने जानकारी दी है और मुझे लगता है जो केस आपने बताया उससे बहुत सारे लोग जो हैं वो सावधान होंगे। करोड़ों का नुकसान भारतीयों को हो रहा है साइबर फ्रॉड के केसेस। हमने देखा कि एकदम से बढ़ोतरी होती है, फिर थोड़े केसेस कम आते हैं, फिर बढ़ जाते हैं। तो क्या वजह है कि इन तक रीच इतनी आसान नहीं है? देखिए, करोड़ों लोग इसमें शिकार हो जाते हैं, कोई डाउट नहीं है। एक रिसेंट आंकड़ा आया है जो कहता है भारतवर्ष में केवल 4 महीनों में भारतवासियों ने 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे गंवाए हैं केवल डिजिटल अरेस्ट वाले मामलों में। बाकी सब फाइनेंशियल फ्रॉड तो छोड़ दीजिए। तो ऑलरेडी हम जब इस गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम में हम घुस चुके हैं, हमें एक आंकड़ों का आभास होना चाहिए। 2024 में पूरी दुनिया भर में करीबन $8.5 ट्रिलियन लोगों ने गंवाए साइबर क्राइम के प्रति, और उसका एक बड़ा मेजर चंक भारतवर्ष से गया। और ये आंकड़ा है बंद नहीं हो रहा। 2025 के बाद का अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल के अंत तक करीबन $10.5 ट्रिलियन लोग गंवाएंगे साइबर क्राइम के प्रति। तो इसलिए कॉन्स्टेंटली लोग ब्लीड कर रहे हैं। दायित्व आपके ऊपर है कि आप इंश्योर करिए कि आप इस तरह के जंजाल में ना फंसिए, क्योंकि अब एआई जब आ गया है तो उसने पूरे लैंडस्केप को बदल दिया है। क्योंकि अब ना साइबर क्रिमिनल्स ने एक नया मोड अपनाया है। उस मोड का नाम है साइबर क्राइम एज अ सर्विस पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब पहले वो ज़माना होता था कि साहब साइबर क्रिमिनल्स खुद काम किया करते थे, अब वो कहते हैं साहब मुझे हाथ गंदे नहीं करने। अगली बार वो साइबर क्राइम करते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करवाते हैं। तो मतलब एआई का आप ज़्यादा नुकसान देख रहे हैं, क्योंकि हर क्षेत्र के लिए एआई खतरा भी है। एआई के बहुत बेनिफिट्स हैं लेकिन खतरे बहुत ज़्यादा हैं। और अब जब एआई का दुरुपयोग होना शुरू हो गया है तो मुझे लगता है कि लोगों को ज़्यादा सावधान होना पड़ेगा। हम लोग सब चैट जीपीटी और प्रोग्राम्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज साइबर क्रिमिनल्स नए प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं। उनमें शामिल है फ्रॉड जीपीटी, यानी कि ऐसा प्रोग्राम जो आपको विभिन्न प्रकार के नए फ्रॉड्स करने का तरीके बताएगा। साथ ही साथ वो इस तरह के प्रोग्राम्स इस्तेमाल करते हैं जैसे गोस्ट जीपीटी, जिसके माध्यम से वो नए प्रकार के मैलिशियस प्रोग्राम्स, स्पाईवेयर, मैलवेयर और कंटैमिनेंट्स जनरेट करते हैं ताकि लोगों के कंप्यूटर सिस्टम को वो टारगेट कर सकें। तो आज वो समय आ गया है, हम सबको समझना है कि हम डिजिटल कुरुक्षेत्र के युद्ध में हम लोग एक सेंटर पॉइंट पर आकर खड़े हो गए हैं। चारों दिशाओं से हम पर आक्रमण हो सकता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना सुरक्षा कवच पहन लें। सुरक्षा कवच होगी हमारी सूझबूझ, हमारी अपनी केयर, ड्यू डिलिजेंस। और सुरक्षा कवच में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपकी कंजूसी और आपका शक्कीपन। कंजूस हो जाइए, अपने डेटा लोगों के साथ शेयर ना करिए। शक करना शुरू कर दीजिए हर वो जानकारी पर जो आप ऑनलाइन देखते हैं, जब तक आप उसकी इंडिपेंडेंट पुष्टि ना कर पाएँ। अगर आप इस तरह की बुनियादी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, अपने डेटा को कम से कम शेयर करेंगे, उन कपल्स की तरह नहीं कि साहब हम डेल्टा वेव चल रही है, हमने घर से बाहर निकलना है, चलो मनाली चलते हैं, लोगों से सोशल मीडिया पे पूछते हैं भाई क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं, और उसके बेसिस पे चलो हर घंटे एक वीडियो ब्लॉग बनाते हैं। और जहाँ जहाँ होंगे, मूलचंद पर पराठे खाएंगे तो उसका वीडियो बनाएंगे, डाल देंगे। हर घंटे बाद जब आप चीज़ें डालेंगे बिना इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को पूरी तरीके से साफ़ किए हुए, तो आप कहीं ना कहीं अपना डिजिटल प्रेजेंस का ढिंढोरा एक ग्लोबल बोर्ड पर लगा रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स उसका इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बार उन्हें पुष्टि हो गई कि साहब अगर आप रोहतांग पास पर खड़े हुए तो आप दिल्ली या गुड़गांव इतनी जल्दी नहीं आ सकते, तो आपके घर को लूटेंगे, आपके सामान को ले जाएंगे और अल्टीमेटली आप हाथ मलते रह जाएंगे। इसलिए कोशिश करिए अपने आप को सतर्क लेकिन सर एक ये भी है कि डिजिटली प्रेजेंस ज़रूरी भी कई लोगों के लिए है, और दूसरा पैसा कमाने का जरिया भी है। बहुत अच्छा है, लेकिन आपने जो डिजिटल प्रेजेंस करना है उसमें भी सावधानी बरतनी, उसमें इसलिए सावधानी बरतनी है। हम अधिकांश लोग आज स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। हाँ। अब स्मार्टफोन जब एक फोटो खींचता है तो नॉर्मल फोटो नहीं होती, वो एक स्मार्ट फोटो बन जाती है। हाँ। क्यों? कि उसके अंदर मेरा लैटिट्यूड है, मेरा लॉन्गिट्यूड है, मेरा मेटा डेटा है। अगर मैं उसको बिना साफ किए हुए इंटरनेट पर डाल रहा हूँ तो सारी दुनिया भर को एक ब्रॉडकास्टिंग कर रहा हूँ कि साहब मैं इस जगह पर, इस लोकेशन पर मौजूद हूँ, आके मुझे अटैक करना कर लीजिए। तो फिर साइबर क्रिमिनल्स इंतजार कर रहे हैं। तो इसलिए हमें अगर स्मार्ट डिवाइसेस का भी इस्तेमाल करना है तो उनके जो उत्पन्न किए हुए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उसको साफ करके इंटरनेट पर डालना है। अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को जितना कम डालेंगे इंटरनेट पर, उतने ज़्यादा आप सावधान रह पाएंगे, उतनी अपनी पर्सनल प्राइवेसी। लेकिन सर बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट्स भी रहती है, जो लोग साइबर फ्रॉड का शिकार हुए हैं, कि अगर आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं तो अगर छोटा अमाउंट होता है तो इतनी तत्परता नहीं दिखाई जाती है, और फिर बहुत समय लगता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिस वजह से केस नहीं निपट पाते। और बहुत सारे केसेस ऐसा होता भी, कई जगह कामयाबी भी मिलती है, तो ये भी एक बड़ा कारण है।
देखिए ये भी बड़ा कारण है, आपको और ये समझना इसी होगा। वजह से साइबर क्रिमिनल्स के हौसले बुलंद हैं। हौसले तो उनके इसलिए बुलंद हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारतवर्ष में कोई डेडिकेटेड समर्पित साइबर क्राइम का कानून मौजूद नहीं है। पहले हमारे पास भारतीय दंड संहिता होती थी जिसमें बहुत लिमिटेड कवरेज होती थी। आईटी एक्ट में कुछ प्रोविजंस हैं साइबर क्राइम की जो परिभाषित हैं 11वें अध्याय में, लेकिन 1 जुलाई 2024 से केंद्रीय सरकार ने एक नया कानून पारित किया और लागू किया जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अब कवरेज साइबर क्राइम्स की बढ़ा दी गई है, लेकिन प्रॉब्लम यही है हम लोग की कंट्री बहुत विशाल है, सबसे बड़ी दुनिया की जनसंख्या हमारे राष्ट्र में है, तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में आज साइबर क्राइम्स होते हैं कि उनको हैंडल करने के लिए सिस्टम को और ज़्यादा इन्हांस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आजकल तो आप किसी भी नंबर को स्पैम में डाल सकते हैं। मान लीजिए आपके बैंक की तरफ से ही आपको कॉल आ रहा है, कुछ नए लोन के लिए आ रहा है, कुछ ऑफर के लिए आ रहा है या कुछ इंपॉर्टेंट कॉल है, तो आप ये सोचते हैं कि ये तो स्पैम है, तो फिर आप वो ज़रूरी कॉल को भी मिस कर जाते हैं। देखिए ना, वो कहते हैं इट इज़ बेटर देन सेव टू बी सेव देन सॉरी। तो अगर आप ज़रूरी कॉल मिस भी कर रहे हैं तो कोई अच्छी बात है, कोई बात नहीं। बेटर स्टफ ये है कि आपके यहाँ जो मिस्ड कॉल आती है उस कॉल को दोबारा अपने नंबर से कॉल ना करिए, उसको लैंडलाइन से कॉल करिए। क्यों? अगर प्रॉपर होगी तो आपका कनेक्शन सही हो जाएगा। अगर आप साइबर क्रिमिनल के डेन में कॉल कर रहे हैं तो उनके यहाँ कॉल जाएगी नहीं, तो आप कहीं हद तक सुरक्षित हो जाएंगे और अपना जो डिजिटल आपका स्मार्टफोन है और स्मार्ट प्रेजेंस है उसको आप ज़्यादा सुरक्षित रख पाएंगे। ठीक है सर, और क्या ऐप्स भी ऐसा होता है कि वो भी ऐप्स को जब आप डाउनलोड करते हैं अपने एप्पल स्टोर से या फिर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, तो ऐप्स को डाउनलोड करने में किन बातों का ख्याल रखना है? देखिए, ऐप्स को जब आप डाउनलोड करते हैं तो पहली बात भेड़ चाल नहीं करनी। सारे लोग कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये कोई औचित्य नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक, आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लें, ये जानने के लिए ये ऐप किस तरीके से मेरा डेटा को इस्तेमाल करने वाला है। दूसरा, उसके बारे में कस्टमर रिव्यू ज़रूर पढ़िए ऑनलाइन। लोग अगर भुक्तभोगी हैं तो शिकायत करेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, और अगर आपको कुछ भी नेगेटिव रिव्यू मिल रहा है तो इंडिकेशन होगा कि साहब ये खतरे की घंटी आ गई है, मुझे इस ऐप को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर भी अगर आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ेंगे और अगर बारीकियों को समझेंगे तब आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये ऐप मेरे डेटा के साथ कर क्यों रहा है। आपको उदाहरण देता हूँ, व्हाट्सएप आपको कितने सालों से बोल रहा है कि पहला साल फ्री होगा, अगले साल 50 रुपये देने होंगे, लेकिन आज तक उसने 50 रुपये चार्ज ही नहीं किए। क्यों? क्योंकि वो आपका डेटा फीड कर रहा है, आपका डेटा का इस्तेमाल कर रहा है, और आपका डेटा 50 रुपये से बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। तो इसलिए आप अंधाधुंध होकर ऐप्स को डाउनलोड ना करें। वैसे भी ऐप को डाउनलोड करना है तो ऑफिशियल ऐप स्टोर पर या प्ले स्टोर पर ही डाउनलोड करें। अधिकांश भारतवासी गलती ये करते हैं कि वो मोबाइल ऐप्स को थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं। अब वहाँ पर उतनी ज़्यादा साइबर सुरक्षा पर आपके यहाँ कंट्रोल नहीं होता और वहाँ पर फ्रॉडलेंट ऐप्स भी आपको नज़र आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सर, और हम देख रहे हैं कि जो खासकर बुजुर्ग होते हैं जब वो बैंक भी जाते हैं, यानी कि फिजिकली भी जा रहे हैं, तो उनके फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं, सिग्नेचर फर्जी कर लेते हैं। फिर वो जो उनकी लाखों की जमा पूंजी होती है, पता चलता है कि ये तो अकाउंट खाली हो गया है। अब इससे कैसे बचें? तो बड़े बुजुर्गों की बहुत एक वल्नरेबल पोजीशन आ गई है आज की तारीख में, इसलिए मुझे लगता है कि एक, उन्हें सेंसिटाइज करके उनकी जागरूकता को बढ़ाना होगा। दूसरा, उनके दिलों में जो डर है इस डिजिटल माध्यम के दुरुपयोग का, उसको भी निकालना पड़ेगा। तीसरी बात, उन्हें समझाना होगा कि साहब हर कॉल को रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी कोई भी कॉल आपके KYC मांगेगा, आपके OTP मांगेगा, तो तुरंत कॉल को डिस्कनेक्ट करना है। जहाँ पर भी उन्हें लगे कि ये डिस्कम्फर्ट वाला काम है, डिस्कनेक्ट करना है। और फिज़िकली अपने बैंक से बात करने में कोई बुरी बात नहीं है, बैंक की ब्रांच में जाने में कोई बात नहीं है। और कोशिश, अगर आप बहुत बड़े बुजुर्ग हैं तो कोशिश करिए 2 अकाउंट इस्तेमाल करें, एक जिसमें आपका पैसा हो और जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड ना हो, और दूसरा जिसमें कम से कम पैसे हों अगर आप उसके माध्यम से इंटरनेट ट्रांजैक्शन करना भी चाहते हैं। आप समझ लीजिए, अगर आप बड़े बुजुर्ग हैं और आप थोड़े से भी नेग्लिजेंट हो गए तो आपकी जीवन की जो जमा पूंजी है वो कहीं ना कहीं लुप्त हो सकती है। साइबर क्रिमिनल्स इंतजार कर रहे हैं कि साहब यहाँ गलती करिए और हम आपके पैसे चुरा लें। बिल्कुल, और जो यंगस्टर्स हैं जो डिजिटल लेन देन को बहुत बढ़ावा देते हैं, बिल्कुल भी कैश नहीं रखते हैं, कुछ भी आजकल देखा कि अच्छा दोस्त ने ये किया है, हम ऐसा कर लेते हैं, हम इसमें चले जाते हैं, मतलब घंटों जो है अपने वो सोशल मीडिया इन सब में ही बिताते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको ये कहना चाहूँगा, देखिए इंटरनेट एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। तो जब इंटरनेट और AI को आप जोड़ते हैं तो 2 बुनियादी सत्यों को मान लीजिए। एक, कि इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी सोते नहीं हैं,
दूसरा, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ चीज़ भूलते नहीं है। अगर आपने कुछ चीज़ डाल दी तो अब सदैव के लिए रह जाने वाला है। तो अगर आप अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स भी डालते जा रहे हैं, उसका भी दुरुपयोग होने वाला है। आज मैं एआई के माध्यम से किसी व्यक्ति को टारगेट कर सकता हूँ, आपके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लगा सकता हूँ, आपकी वल्नरेबिलिटी के बारे में जानकारी ले सकता हूँ, और एआई मुझे बता देगा कि साहब ऐसा है, इनका ये पैटर्न है, ये ऐसा काम करते हैं, ये इनकी वल्नरेबिलिटीज़ है और यहाँ पर आप इन्हें टारगेट कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपके बारे में और लोग एआई के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो साइबर क्रिमिनल्स तो ज़रूर करेंगे ही। तो कोशिश करें अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को कम से कम शेयर करिए। हाँ, ऑनलाइन करना एक्टिविटी करिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करिए ताकि आपकी जो फिजिकल लोकेशन है उसकी सुरक्षा हो सके। कहीं ना कहीं साइबर सुरक्षा को आप जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें तो बहुत ज़रूरी होगा। क्यों? हम लोग सोचते हैं कि ये मेरा डिवाइस है, मैं इसमें कुछ भी कांड कर लूँ कोई बात नहीं, जो कुछ होगा भी, प्रॉब्लम होगी, सरकार निपटेगी। सॉरी, सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन अगर आपने कुछ कांड अपने डिवाइस पे किया तो आपको भी भुगतान करना पड़ेगा कॉन्सिक्वेंसेस। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने बताई है। आखिरी के 2 सवाल मेरे आपसे होंगे। जल्दी से आप बताइए कि जो नई नई टेक्निक्स है, खासकर जो घर में जिस भी वर्ग के लोग हैं, कि किन किन चीज़ों से उनको सावधान रहना चाहिए। जो हाल फिलहाल नए केसेस सामने आ रहे हैं, हमने देखा कि थाने में भी जो है वो फ्रॉड हो रहा है। मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अछूती हो इन फ्रॉडस्टर्स से। तो आज जब फ्रॉडस्टर्स चारों ओर हमारे पास पहुंच चुके हैं, तो बेटर ये है कि आप अपनी जो वीटो पावर की पावर को समझिए। अगर आपके डिवाइस पर, आपके मोबाइल फ़ोन पर कुछ ऐसी चीज़ नज़र आती है जो वो घंटी बजाती है दिमाग में, तो तुरंत उस वेबसाइट से बाहर निकलना है, तुरंत उस ऐप को अनइंस्टॉल करना है, तुरंत उस कॉल को डिस्कनेक्ट करना है। ये 3 चीज़ें अगर आप करते हैं तो तुरंत आप काफ़ी हद तक अपने आसपास का एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, डरना नहीं है। अगर आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट है, फोमो है, तो उसको अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। फ़ोन अगर आप नहीं भी अटेंड करेंगे तब भी कल सुबह सूरज उगेगा। अगर मैं अपनी ओटीपी किसी को नहीं भी दूंगा तब भी मेरा दुनिया आगे चलेगी। और अगर देनी ही है तो व्यक्तिगत तौर पर दीजिए ना। और वैसे भी कानून बोलता है कि साहब किसी को ओटीपी देना ही नहीं। तो जब कोई व्यक्ति आपको ओटीपी मांग रहा है तो वो चिल्ला कर कह रहा है कि साहब मैं साइबर क्रिमिनल हूँ, मैं आपको टारगेट करने वाला हूँ। लेकिन सर, हम जैसे आजकल अगर हम किसी वेबसाइट से कुछ ऑर्डर करते हैं, जैसे अमेजन वगैरह से भी होता है, तो ओटीपी तो आपका अगर हो गया, आपने ऑर्डर रिसीव कर दिया, वो भी आपको देना है। कई जगह आपकी मजबूरी हो जाती है ओटीपी देना, फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, ओटीपी देना है तो उसी अधिकृत व्यक्ति को देना है। तो अगर आपका अमेजोन या कहीं और से बंदा आया है तो उसकी आइडेंटिटी देखना ज़रूरी है। बहुत बार ये होता है कि साहब मेरे पास तो वो आया नहीं, लेकिन वो बंदा कहता है कि साहब हम आपके गेट पे खड़े हैं, पार्सल तो मिला नहीं है, वापस भेजने एक ओटीपी आएगा, आप दे दीजिएगा। अगर आप किसी को विश्वास करते हुए ओटीपी दे देंगे तो संभावित तौर पर उस ओटीपी के माध्यम से वो आपके अकाउंट पर कंप्लीट नियंत्रण ले लेगा। एक बार वो ले लेगा तो फिर संभावित तौर पर आपका अकाउंट खाली तो जो भी कर व्हाट्सएप सकता पे है। जैसे जो आते हैं जिनके ऊपर टिक होता है, वही जो होते हैं असली होते हैं, या उसमें भी कुछ उसका नहीं, आप हर चीज़ व्हाट्सएप पे आ रही है और टिक मार रही, इस बात का कोई गारंटी नहीं कि असली है। बल्कि व्हाट्सएप को आप 100% सुरक्षित ना माने। लेकिन वो तो अच्छा है। नोटिफिकेशंस तो आते रहते हैं, तो फिर उससे कैसे होगा? देखिए, वो भी व्हाट्सएप ही नोटिफिकेशन जनरेट कहीं पे भी किया जा सकता है। अगर तो फिर कैसे मतलब, हाँ मुझे लगता है आपको अपने मैसेज पर ध्यान देना पड़ेगा। व्हाट्सएप पर, टेक्स्ट मैसेजेस पर। दूसरी बात, टेक्स्ट मैसेज का सेंडर कौन है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको सेंडर कोई अनावश्यक व्यक्ति नज़र आ रहा है तो आप उस तरह के टेक्स्ट मैसेज को भी इग्नोर करें। और दूसरी बात, अगर आप शेयर नहीं भी करेंगे तो क्या दिक्कत की बात है, ट्रांजैक्शन नहीं होगा, चीज़ वापस चली जाएगी, एटलीस्ट आप तो प्रोटेक्टेड होंगे। मतलब जिम्मेदारी जो है वो आप ही की है, आप ही की लापरवाही से आपका पैसा जाएगा। देखिए, आप तो ऑलरेडी अब एक तूफान के सेंटर स्टेज पर आ गए हैं। तूफान तो चारों तरफ है। मैं आपको कह रहा हूँ साहब, एक अच्छा छाता है, ले लीजिए, एक अच्छा रेनकोट है, पहन लीजिए। क्यों? क्योंकि जब तूफान आएगा, जब पानी बरसेगा, एटलीस्ट ये छाता, ये रेनकोट आपको सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। और ये छाता, ये रेनकोट आपकी ड्यू डिलिजेंस है, आपकी सावधानी है, आपकी जो केयर एंड कॉशन है, जो आपको बचाएगी इस प्रकार के साइबर क्राइम के शिकार होने की दिशा में। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां सर आपने दी है, और हमारे जो दर्शक हैं वो जागरूक हुए होंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे आपने चर्चा की, इसके लिए पवन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।